यशवंत और युगेश अपने जख्मी साथी को एक पलंग पर लेटा चुके थे और वो बावला सा बूढ़ा एक मिट्टी के प्याले में पानी ले आया था। जब तक यशवंत सुभाष को पानी पिलाता रहा, वो बूढ़ा नम आंखों से वहीं खड़ा रहा। यशवंत ने खाली प्याला उसे देते हुए कोई और फरमाइश की। उसने बूढ़े को अंकुल कहा था। खुदा जाने वो उसका नाम था या अंग्रेजी अंकल की बिगड़ी हुई शक्ल। मैंने यशवंत को सुभाष के पास से उठने को कहा और फिर सुभाष को कहा, जर्राही के औजार और दवाइयां वगैरह मंगवाने से पहले मुझे ये कपड़ा हटाकर तुम्हारा जख्म देखना पड़ेगा। हो सकता है चिपका हुआ कपड़ा हटाने की वजह से तकलीफ हो। उसने कमजोर से लहजे में कहा, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, मुझे दर्द सहना आता है। सुभाष ने वाकई कमाल बर्दाश्त का मुजाहरा किया। पेट पर लिपटा कपड़ा खोलने के बाद मुझे उसका चोला भी फाड़ना पड़ा। इस दौरान में यशवंत ने कमरे में रोशनी बढ़ाने के लिए खिड़की खोल दी थी। मैंने बगौर स्याह पड़ते जख्म का जायजा लिया। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि खून का रसाव बहुत कम है। ताहम मैंने खुद को उजलत में किसी फैसले पर पहुंचने से बाज रहने की तंबीह की। हो सकता है खून का कम बहना जिस्म में खून की किल्लत का नतीजा हो। मैं जख्म से अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि ये कौन से हथियार की गोली का नतीजा है। मेरे पूछने पर सुभाष ने कहा, पक्की राइफल की गोली है शर्मा जी, परंतु बहुत दूरी से आकर लगी है, इसलिए आर पार नहीं हुई। मेरे ज्ञान से बहुत अंदर भी नहीं घुसी। मैंने निहायत एहतियात से जख्म के आसपास की जगह दबाकर जायजा लिया तो सुभाष की बात दुरुस्त लगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोली ने पेट का बैरूनी पट्टा तो चीर दिया था, ताहम मजीद अंदर जाकर ज्यादा तबाही नहीं मचा सकी थी। ताहम गोली को जल्द अज जल्द जिस्म से निकालना जरूरी था, वरना जहर फैलने की वजह से सुभाष की हालत काबू से बाहर हो सकती थी। मैंने यशवंत को मुखातिब करके कहा, यहाँ से ऐसा करीब तरीन शहर या कस्बा कौन सा है? मेरा मतलब है जहाँ से तुम मेरे लिखे हुए औजार और दवाइयाँ ला सकते हो, और तुम्हें कितना वक्त लगेगा? उसने कहा, सबसे नजदीक शहर तो महबूब नगर है, परंतु सुभाष ने उसकी बात काटते हुए कहा, शर्मा जी से पर्ची लेकर मोटरसाइकिल पर शादाब नगर चले जाओ। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, यहाँ से 35-36 मील की दूरी पर होगा। अच्छा खासा बड़ा कस्बा है, वहाँ से सब मिल जाएगा। मैंने कहा, ये तो काफी ज्यादा फासला है, वापस आने तक रात हो जाएगी, उसके बाद जर्राही में भी वक्त लगेगा। इतनी देर में तो तुम्हारा जख्म बिगड़ने का खतरा है। सुभाष ने थके थके से लहजे में कहा, इससे आगे हैदराबाद तक कोई बड़ा शहर नहीं है शर्मा जी। मोटरसाइकिल में कोई बिगाड़ होने से इसे रास्ते में रुकना भी पड़ सकता है, आगे जो भगवान की इच्छा। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इतनी देर हो गई तो शायद दवाएं भी असर न करें। लगता है हमारे पास मौजूद सामग्री से ही काम चलाना पड़ेगा। तुम लोग ये बताओ कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जिससे नशा हो सके, उसके अलावा कोई बहुत तेज धार छुरी या खंजर? मेरी बात सुनकर सुभाष ने सादा से लहजे में पूछा, तुम जख्म काट कर गोली निकालोगे? मैंने कहा, हाँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उसके साथ मुझे जख्म सीने के लिए सुई धागा भी चाहिए। सुभाष ने कहा, तेज कटार और सुई धागा तो मिल जाएगा। अंकुल के पास अफीम भी होगी, परंतु काटा पीटी करने के लिए मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। उसने मजबूत लहजे में कहा, इसकी जरूरत नहीं है शर्मा जी, तुम जितनी देर तक जी चाहे मेरा पेट खोल कर रखो, मैं कोई चीखो पुकार नहीं करूंगा। मैंने कहा, बात सिर्फ काटा पीटी करने की नहीं है, मुझे गोली निकालने के औजार न होने की वजह से जख्म कुरेदने में भी देर लग सकती है। आप अफीम की एक चुटकी खा लें तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। उसने मजबूत लहजे में कहा, इसकी जरूरत नहीं है शर्मा जी, तुम जितनी देर तक जी चाहे मेरा पेट खोल कर रखो, मैं कोई चीखो पुकार नहीं करूंगा। मुझे लगा कि वो इस बात को अपनी अना का मसला बना रहा है, तो मैंने उस पर मजीद जोर डालना मुनासिब नहीं समझा। मैंने यशवंत को कहा, तुम फटाफट पहले कटार और धागे का बंदोबस्त करो और एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखवा दो। साथ ही योगेश को बाहर जंगल से बबूल के दरख्त की बहुत सी पत्तियां और अच्छी खासी छाल उतार कर लाने के लिए भेज दो। उसने मेरी हिदायत पर फौरी अमल करते हुए योगेश को जंगल में भेज दिया और अंकुल से पानी गर्म होने के लिए रखवा कर उसे सुई धागे की तलाश में लगा दिया। अलबत्ता चमचमाते खंजर का बंदोबस्त उसने हाथ के हाथ कर दिया था। मैंने खंजर की तेज धार नोक पर उंगली फेर कर इत्मीनान किया और फिर उसे थोड़ा पेट्रोल और दिया सिलाई लाने को कहा। उसने मेरी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। मैंने खंजर को पेट्रोल में भिगोकर उसे जला दिया। पेट्रोल भग से जलने लगा और फिर कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता शोले मांद पड़ गए। यशवंत ये सब कुछ गौर से देख रहा था। मैंने कहा, अब खंजर हर तरह के जरासीम से पाक हो गया है और इससे जख्म खराब नहीं होगा। तुम जरासीम का मतलब तो समझते हो ना? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। इतनी देर में अंकुल सुई धागा ढूंढ लाया। सुई अच्छी खासी बड़ी थी, ताहम ये गनीमत था कि वो जंगालूद नहीं थी।
मैंने उसे पेट्रोल की मदद से जरासीम से पाक कर लिया। धागा भी काफी मोटा था। मुझे जहां है जैसा है की बुनियाद पर उन्हीं से काम चलाना था। अब मुझे एक ही धड़का लगा हुआ था कि इन बेढंगे औजारों से की जाने वाली जराहत के दौरान में खून न बहे। मेरे पास जाया होने वाले खून का मुतबादिल मुहैया करने का कोई बंदोबस्त नहीं है। कुछ ही देर में योगेश बबूल के ढेर सारे पत्ते और छाल ले आया। इस दौरान में चूल्हे पर चढ़ा पानी उबलने लगा था। मैंने छाल पानी में डाल दी और योगेश की मदद से पत्तियों को कुचल कर जमात सा बना लिया। अब मैं जराहत के जौहर दिखाने के लिए तैयार था। मैंने यशवंत को एक तरफ ले जाकर समझाया कि मुझे यकीन है सुभाष सख्त तरीन दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, ताहम वो बहरहाल एक इंसान ही है, लिहाजा तुम दोनों को जर्राही के दौरान में हर वक्त चौकन्ना रहना है। अगर किसी वक्त दर्द से बेकाबू होकर सुभाष खंजर पर हाथ मारने की कोशिश करे या मुश्तिल होकर मुझ पर हमला करने पर तुल जाए तो तुम दोनों को फौरन इसे जकड़कर ऐसी कोई हरकत करने से बाज रखना है। उसने यकीन दिलाया कि वो मेरी हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल करेंगे। मैंने सब मतलूबा अशिया अपनी दस्तरस में लाकर सबसे पहले सुभाष के जख्म पर माकूल रोशनी की मुसलसल मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए गैस का एक हंडा रोशन करवाया। उसके बाद मैंने अल्लाह से मदद की दरखास्त करते हुए सुभाष को चित लिटाया और बबूल की छाल वाले नीम गर्म जरासीम कुश पानी से जख्म और आसपास की जगह जमे खून को अच्छी तरह साफ किया और फिर नजरों ही नजरों में सुभाष को खबरदार करके गोली से बनने वाले छेद में खंजर की नोक दाखिल कर दी। सुभाष के हलक से एक दर्द भरी कर्राह बरामद हुई, लेकिन फिर उसने अपने होंठ मजबूती से भींच लिए। मैंने खंजर को धीरे धीरे थोड़ा ही अंदर घुसाया था कि मुझे फौरन लगा कि उसकी नोक किसी ठोस चीज से टकराई है। मेरा दिल जोर से धड़का। इसका मतलब है गोली वाकई ज्यादा गहरी पैवस्त नहीं हुई। मैंने हाथ रोक लिया और धीमे लहजे में सुभाष को खबरदार किया। कहा, मैं छेद चौड़ा करने के लिए मांस काटने लगा हूँ, खुद को संभालना। वो पहले ही काफी तकलीफ में था, लिहाजा धीरे से सर हिलाने पर इक्तिफा किया और अपनी आंखें भी मूंद ली। मैंने यशवंत और योगेश को होशियार रहने का इशारा किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर खंजर की तेज धार से चीरा लगाते हुए जख्म को एक पूर भर लंबा कर दिया। सुभाष के हलक से अजियतनाक चीख निकली, ताहम उसने फौरन ही इतनी सख्ती से होंठ भींचे कि ऊपरी दांत निचले होंठ में घुप गए। अलबत्ता उसके हाथ बदस्तूर शानों से ऊपर आपस में जकड़े रहे। मैंने बिला ताखीर खंजर की मदद से जख्म की दूसरी तरफ भी चीरा लगा दिया। इस बार सुभाष ने अपनी कुव्वत बर्दाश्त आखिरी हद तक काम में लाते हुए हलक से चीख तो बरामद नहीं होने दी, ताहम अजियत की शिद्दत से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और जिस्म धीरे धीरे लरज रहा था। एक कठिन मरहला अंजाम पा गया था, मगर मैं जानता था कि अभी इससे भी ज्यादा मुश्किल आजमाइश बाकी है। मैं सुभाष को इस कड़ी आजमाइश में ज्यादा देर मुब्तला नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैंने जख्म चौड़ा करने की कार्रवाई मुकम्मल होते ही खंजर को एक तरफ रख दिया। फिर मैंने अपने दोनों हाथ जरासीम कुश पानी में भिगोए और बिला तवक्कुफ अपने दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली खुली चिमटी की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता जख्म में दाखिल कर दी। सुभाष एक बार फिर अजियत से कराहा, मगर मैंने अपना जहन दोनों उंगलियों के लमसी पैगाम पर मरकूज रखा। मुझे फौरन ही लगा कि मेरी शहादत की उंगली किसी ठोस चीज से टकराई है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने शहादत की उंगली को हल्की सी जुम्बिश देकर उस ठोस चीज को टटोला। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वो राइफल की गोली ही थी। अब मुझे फैसला कुन आजमाइश दरपेश थी, ताहम बर्दाश्त का असल इम्तिहान सुभाष का था। मुझे पछतावा हुआ कि मैं उसे बेहोश करने के इरादे पर जमा क्यों न रहा। कोई भी इंसान एक हद से ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभाष के सख्ती से भिंचे होंठ और मंदी आंखें बता रही थीं कि वो पहले ही बेपनाह अजियत सह रहा है। ताहम इस मरहले पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने शहादत की उंगली जख्म में मजीद दाखिल करके गोली के साथ घुसेड़ दी और इससे पहले कि सुभाष की कराहें मेरे आसाब शिकस्ता करती, यही अमल बड़ी उंगली के साथ भी दोहराया। अब गोली मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान आ चुकी थी। मैंने बिला तवक्कुफ गोली को दोनों उंगलियों के दरमियान पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर फौरन ही ये दिल शिकन इंकिशाफ हुआ कि इस अंदाज में दोनों की गिरफ्त बहुत कमजोर है। गोली खून में भीगी मेरी उंगलियों के दरमियान से फिसल गई और मेरी उंगलियां बाहर आ गईं। मुझे सूरत हाल का तज्जिया करने और फैसला करने में महज चंद लम्हे लगे। जिस्म में गड़ी गोली को मजबूत गिरफ्त के बगैर नहीं निकाला जा सकता और ऐसी गिरफ्त शहादत की उंगली और अंगूठे की मदद से कायम की जा सकती है। मैंने एक भी लम्हा जाया किए बगैर शहादत की उंगली और अंगूठे को चुटकी की शक्ल दी और जोर देकर जख्म में घुसेड़ दिए। सुभाष दर्द से चिंघाड़ा, लेकिन तब मैं गोली के सिरे को जकड़ चुका था। थोड़ा सा जोर लगाते गोली बाहर निकलती चली आई। इस दौरान में सुभाष मुसलसल दर्द से चिल्ला रहा था।
मगर ये गनीमत था कि उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश न की। मैंने गहरा सांस लिया और गोली का उंगली की बड़ी पूर के बराबर सिक्का पानी से भरे एक कटोरे में डाल दिया। इस असना में सुभाष की चीखें एक बार फिर कराहों में तब्दील हो चुकी थीं। मैंने फिक्र आमेज नजरों से जख्म का जायजा लिया। गोली बाहर निकलने के नतीजे में जख्म के अंदर से शदीद जरियाने खून शुरू हो सकता था, जिसे रोकने की मेरे पास कोई फौरी तरकीब नहीं थी, जबकि टांके भी खून रुकने के बाद ही लगाए जा सकते थे। खून का ज्यादा मिकदार में जाया होना सुभाष की जान भी ले सकता था। कुछ देर जायजा लेने पर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे अंदेशे के बरक्स जख्म से खून तरली की शक्ल में नहीं उबल रहा, बल्कि रसाव बहुत मामूली है। ये बहुत इत्मीनान बख्श बात थी। इसका मतलब था मैं खून जाया होने से बेफिक्र होकर टांके लगा सकता था। उधर सुभाष की कराहों में नुमाया कमी आ चुकी थी। ये अलामत भी खुशाइन थी। ये अलग बात है कि मैं अब सुभाष को जख्म सीने के नतीजे में होने वाली अजियत के तसव्वुर से परेशान था। मैंने उसे एक बार फिर अफ्यून इस्तेमाल करने पर आमादा करने का सोचा, मगर फिर फौरन ही इदराक हुआ कि वक्त जाया करना बेसूद है, वो फिर इनकार कर देगा। लिहाजा मैंने उसे कहा कि मैं टांके लगाकर उसके जख्म को सीने लगा हूँ। शदीद तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाओ। सुभाष ने असबात में सर हिलाया। उसके चेहरे पर अब दर्द के साथ साथ अज़्म की झलक भी नुमाया थी। सच्ची बात यह थी कि काट पीट के मुकाबले में मुझे ये निस्बतन कम पेचीदा काम अपने लिए ज्यादा तकलीफ दे लग रहा था। बहरहाल मैंने दिल मजबूत करके लंबाई के रुख पर जख्म के दोनों किनारे जोड़कर टांके लगाने शुरू किए। मैंने अगले कुछ वक्फे के लिए सुभाष की हालत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और जख्म सीता चला गया। बिलाखिर मैंने आखिरी टांका भी लगा दिया। धागे के सिरे को खंजर से काटकर मैंने गहरा सांस लिया और सुभाष के चेहरे का जायजा लिया। वहां अब भी अजियत के आसार नुमाया थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वहां कुछ ही देर में सुकून उतर आएगा। मैंने बबूल की छाल के पानी से जख्म के इर्द गिर्द की सफाई की। उसके बाद जख्म पर बबूल के पत्तों का मरहम लगाकर ऊपर से हल्का सा कपड़ा लपेट दिया। मैं अपने हाथ धोने के लिए उठकर खड़ा ही हुआ था कि इस दौरान मैं मुसलसल सारे अमल का जायजा लेने में मसरूफ अंकुल दीवानावार आगे बढ़ा और वालिहाना अंदाज में मेरे खून में लिथड़े हाथों की पुश्त चूमने लगा। वो साथ साथ कुछ कहे भी जा रहा था। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं उसके अल्फाज तो नहीं समझ सका, लेकिन उसके तासुरात ने उसके दिल की बात मुझे पूरी तरह समझा दी। अंकुल की तरफ से एहसानमंदी और अकीदत का ये भरपूर इजहार सुभाष से उसकी गहरी मोहब्बत का भी इजहार था। मैंने देखा कि योगेश और यशवंत की नजरों में भी मेरे लिए तशक्कुर की फरावानी है। कुछ ही देर में सुभाष ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उसके चेहरे के पट्टों का खिंचाव भी खासी हद तक कम हो गया। यशवंत ने उसे तेलुगु में मुखातिब किया। शायद हाल पूछा होगा। सुभाष ने संभले हुए लहजे में जवाब दिया। मैंने देखा कि उसकी बात सुनकर अंकुल का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसका तर्ज तकल्लुम बता रहा था कि वो जिंदगी की तरफ लौट आया है। तभी मैंने यशवंत को मुखातिब करके खुशगवार लहजे में कहा, अब जरा अच्छी सी चाय पिलाओ यशवंत भैया, और रात के खाने का बंदोबस्त करो। यशवंत ने पुरजोश लहजे में कहा, चिंता न करें, अंकुल बड़ी अच्छी चाय बनाता है, बस इसे पत्ती तेज रखने का कहना पड़ता है। खाना मैं खुद बनाऊंगा। तुम ये बताओ सुभाष भैया के लिए कैसा खाना बनाना चाहिए। मैंने कहा, सुभाष जी को तो अभी कल तक कुछ खाने को नहीं देना। कुछ पता नहीं कि गोली ने कहां तक मार की है। मेरी बात सुनकर सुभाष ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी आंतों को घाव नहीं लगे, मैं खाना खा सकता हूँ। मैंने यशवंत को कहा, अगर तुम लोगों के पास चावल और दालें हैं तो रात के खाने में खिचड़ी बना लो, सुभाष जी के लिए भी ठीक रहेगा। यशवंत ने बताया कि उनके पास ये दोनों अनाज वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और वो कुछ ही देर में रात के खाने की तैयारी शुरू कर देगा। चाय काफी अच्छी थी। थोड़ी देर में वो तीनों अपने अपने कामों में लग गए और कमरे में सिर्फ मैं और सुभाष रह गए। उस वक्त वो काफी हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। फिर भी मैंने पूछा, क्या हाल है सुभाष जी, ज्यादा दर्द तो नहीं है? उसने निहायत अपनायत भरे लहजे में जवाब दिया, मैं अब पहले से बहुत ठीक हूँ सुरेंद्र जी। आपने निश्चित रूप से आती मेरी मौत को वापस फेर दिया है। मैं तो खुद आस खो बैठा था। नया जीवन देने के इस उपकार पर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने नर्म लहजे में कहा, यह सब किस्मत का खेल है सुभाष भैया। ऊपर वाले ने मुझे शायद इस अनजान रास्ते पर इसीलिए भेजा था। मैं ये अंदाजा तो कर सकता था कि वो लोग पेशे के एतबार से डाकू हैं, लेकिन ये जानने का भी मुश्ताक था कि उसे ये गोली कहाँ और कैसे लगी। मगर मैं ये सवाल खुद नहीं पूछना चाहता था। वो इनकार कर देता तो खामखा की सुबकी महसूस होती। गुफ्तगू आगे बढ़ने पर शायद वो खुद ही सब कुछ बता देता। लिहाजा मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जख्म जल्द भर जाएगा, लेकिन तुम्हें चंद दिन तक जोर आजमाई का कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे टांके उखड़ने का खतरा हो। बाकी मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि गोली निकालने में ज्यादा देर नहीं हुई
और गोली का जहर अभी नहीं फैला होगा। सुभाष ने जवाब में दुख और तंज के अजीब मिले जुले तासुरात के साथ कहा, मुझे बचाने के लिए आपसे जो कुछ हो सका आपने कर दिया सुरेंद्र जी, आगे जो भगवान की इच्छा। वैसे भी हमारे धंधे में सब इसी तरह पुलिस की गोली खाकर किसी जंगल बयाबान में सिसक कर मरते हैं। मैंने किसी खास तासुर के बगैर सरसरी लहजे में कहा, मैं भूतपूर्व वाली सड़क पर जा रहा था तो पुलिस वालों ने ये कहकर नाके से वापस फेर दिया था कि आगे डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला हो रहा है और गोलियां भी चल रही हैं। क्या तुम्हें वहीं गोली लगी थी? सुभाष ने मेरी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, हम अपने एक बीमार साथी का हाल पूछने उसके घर गए थे कि किसी ने मुखबरी कर दी, परंतु हमें पुलिस के पूरा घेरा डालने से पहले पता चल गया और हम रुई काटने की एक फैक्ट्री में घुस गए, परंतु पुलिस वालों ने वो फैक्ट्री भी घेरे में ले ली और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। जब बच के निकलने का कोई उपाय दिखाई न दिया तो हमने फैक्ट्री के पीछे घात लगाए 3 पुलिस वालों पर धावा बोल दिया और उनमें से 2 को गोलियां मार के वहां से निकल भागे, परंतु तीसरे वाला संतरी बहुत जीवट निकला। उसने काफी दूर तक हमारा पीछा किया। मैंने उसे भी निशाना बनाने की कोशिश की, परंतु उसकी गोली पहले मुझ तक पहुंच गई। सुभाष ने बात दरमियान में रोककर गहरा सांस लिया। वो मजबूत जिसामत का सेहतमंद इंसान था, इसलिए इतनी तबाहकुन जिस्मानी आजमाइश झेल गया। ताहम इतना खून जाया होने के बाद कमजोरी तो फितरी बात थी। ये अलग बात है कि वो अपनी अबतर हालत के इजहार और एतराफ को अपनी सख्त जानी की तौहीन गर्दानता था। मैंने उसकी गुफ्तगू में वक्फे से फायदा उठाते हुए कहा, पक्की गोली तुम्हारे बदन में जरूर घुप गई, मगर अभी भगवान ने तुम्हारी मौत नहीं लिखी थी। उसने रास्ता भटकाकर मुझे इस तरफ भेज दिया। सुभाष ने मेरी बात सुनकर कदरे जज्बाती लहजे में कहा, मैं कोई अच्छा मनुष्य नहीं हूँ सुरेंद्र जी, परंतु मैं बिना किसी लोभ के इस तरह भलाई करने पर आपका अंतिम सांस तक आभारी रहूंगा। आपने राशि लेने से इनकार किया है। खुद मुझे भी इतने बड़े एहसान के बदले नोट दान करते शर्म आती, तो फिर आप खुद ही बता दें कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद ही कह रहे हो भैया कि मैंने ये सब किसी लालच के बगैर किया है और अब खुद ही बदला देने का कह रहे हो। कौन जाने कब मुझे आपके सहारे की जरूरत पड़ जाए, बस उस वक्त तुम मेरा साथ देना, और अगर ऐसे ही किसी नाजुक वक्त में किसी मुसीबत में गिरफ्तार इंसान के कुछ काम आ सको तो पीछे न हटना। बस यूं समझो इस तरह तुम अपने पर लागू मेरा ये कर्ज उतार दोगे। सुभाष ने धीमे लहजे में कहा, आप मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा भले मनुष्य हैं सुरेंद्र जी। आपको देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैं दौलत की खातिर किसी की जान से खेलने से भी नहीं चूकता, और आप खुद से ज्यादती करने वाले का जीवन बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। उसकी तरफ से एहसान मंदी के इजहार का सिलसिला मुझे लंबा खिंचता नजर आ रहा था, लिहाजा मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ने के लिए कहा, ये तुम लोगों का मुस्तकिल ठिकाना है या? उसने मेरी बात काट कर कहा, हमारे पेशे में कोई मुस्तकिल ठिकाना बनाना मौत को आवाज देने जैसा है। हम एक रात कहीं गुजारते हैं तो दूसरी मीलों दूर कहीं और, क्योंकि हर दम मुखबरी का खतरा लगा रहता है। मेरी टोली तो बहुत छोटी है, यहाँ तो 40 कारिंदों वाले गैंग के मुखिया भी महफूज नहीं है। आप महबूब नगर से आ रहे हैं तो आपको आशुतोष के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का भी मालूम होगा। कल तक शहर का राजा बना बैठा था, आज एक मुखबरी पर सरकारी मेहमान बना बैठा है। मैंने कहा, हाँ, मैं 2 दिन महबूब नगर में फंसा रहा हूँ। पहले आशुतोष के कारिंदे कपिल के कत्ल पर शहर में मुसलमानों पर जानलेवा हमले और लूटमार चल रही थी। फिर अचानक रापिली और उसके साथी अरविंद के कत्ल की खबर मिली। मैं डर गया था कि अब तो शहर में हौलनाक खून की होली खेली जाएगी और मैं कई दिन के लिए फंस जाऊंगा। लेकिन फिर अचानक पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया कि उसे सबूत मिल गया है कि उन दोनों को आशुतोष ने सेवक संघ पर कब्जा जमाने के लिए रास्ते से हटाया है। पुलिस ने उसकी हवेली से बहुत भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया है और उसके खिलाफ डाकों की बहुत सी वारदातों के सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। सुभाष खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, आशुतोष को नेता बनने के शौक ने मरवाया है। हम जैसों को ऐसे सपने रास नहीं आते। जो कुछ हम करते हैं और पहले कर चुके हों, वो आखिर अपना हिसाब चुकता करने वापस आता है। सुभाष की जबान से आशुतोष का जिक्र सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। बिलाखिर हम दोनों का एक मुश्तरका मौजू सामने आ गया था। मैंने उसके ख्यालात ज्यादा गहराई से जानने के लिए पूछा, क्या तुम्हारे भी आशुतोष से कोई दोस्ताना या मुखालिफाना ताल्लुकात थे? सुभाष ने कहा, मेरी उससे दोस्ती तो नहीं थी, परंतु दुश्मनी भी नहीं थी। बस एक अनलिखा समझौता था कि मेरी टोली महबूब नगर और उससे जुड़े गांव देहातों में वारदात नहीं करेगी और उसका गैंग हाईवे के आसपास कार्रवाइयां नहीं करेगा। इसलिए हमारा आपस में टकराव नहीं होता था और एक दूसरे से कोई शिकायत होती तो बीच के बजोली मामला रफा दफा करवा देते। ये काम ज्यादातर लंकेश्वर महांती निपटाता था। वो बहुत चलता पुर्जा मनुष्य है।
कई तरह के काले धंधे करता है, वो भी इतनी सफाई से कि पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकती। परंतु लगता है इस बार उसकी भी गर्दन फंदे में फंसने वाली है। आशुतोष की हवेली से पकड़ा जाने वाला खतरनाक असलहा महांती ने ही चंबल घाटी से मंगवा कर दिया था। खुद मैंने भी उससे 2 स्टेन गन्ने मंगवाई हैं। सुभाष की यह बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। उसकी फराहम करदा इन मालूमात में मेरे लिए गहरी दिलचस्पी का सामान मौजूद था। मैंने बज़ाहिर उसी की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आशुतोष की हवेली से पकड़ी जाने वाली उन स्टेन गनों ने ही तो उसके खिलाफ पुलिस के हाथ मजबूत किए हैं। अरापिली और अरविंद को स्टेन गन से कत्ल किया गया था और उसी तरह की ढेरों बंदूकें पुलिस ने शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने आशुतोष की हवेली से बरामद की हैं और आम शहरियों के सामने उनकी नुमाइश भी की है, जिससे सारे शहर में खौफ व हरास फैल गया है, क्योंकि ऐसा खतरनाक असलहा उस इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया। सुभाष ने कुछ उलझन भरे लहजे में कहा, आशुतोष का अरापिली और अरविंद की हत्या करवाना कुछ मेरी समझ में नहीं आया। इस कार्रवाई से वो मजबूत थोड़ी होता, बल्कि उसकी शक्ति इलाके में कम हो जाती। आशुतोष तो अरापिली के धार्मिक प्रभाव से फायदा उठाकर बड़े बड़े हाथ मार रहा था और पुलिस उस पर बराह रास्त हाथ डालने से कतराती थी। मुझे विश्वास है अरापिली जिंदा होता तो पुलिस को उसकी हवेली पर छापा मारने की हिम्मत न होती। उसकी बात में वजन था, लिहाजा मैंने उसे भटकाने के लिए कहा, लेकिन बहुत से लोग चशमदीद गवाह हैं कि अरापिली और अरविंद को स्टेन गन की गोलियों से निशाना बनाकर इस तरह छलनी किया गया है कि उनकी ऐन बगल में बैठे आशुतोष को खराश तक नहीं आई। और तुम्ही ने बताया है कि उस पूरे इलाके में ऐसा असलहा तुम्हारे अलावा सिर्फ आशुतोष के गैंग के पास है। मेरी बात सुनकर सुभाष चंद सानियों तक शायद मेरे अल्फाज तोलता रहा। फिर वो मुदाफियाना लहजे में बोला, आप ये सब ठीक कह रहे हैं, परंतु मुझे अब भी पूरा विश्वास नहीं है कि आशुतोष ऐसा करवा सकता है। मुझे बार बार लगता है कि ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया है। कोई आशुतोष को रास्ते से हटाना चाहता है। मैंने झट से पूछ लिया, तुम्हारे ख्याल में उसका इतना बड़ा और खतरनाक दुश्मन कौन हो सकता है? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, उसके दुश्मन तो बहुत होंगे, लेकिन इतनी बड़ी साजिश करने की शक्ति रखने वाला तो इस वक्त कोई मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। मुझे उसके ख्यालात को रिदने में मजा आ ही रहा था। साथ साथ मेरे जहन में एक ऐसे मंसूबे के इब्तिदाई खद्दोखाल भी तश्कील पा रहे थे जिसकी मदद से मैं सुभाष से अपनी इत्तेफाक की मुलाकात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मैंने गुफ्तगू को अपने मतलब के रुख पर आगे बढ़ाते हुए कहा, सुभाष भाई, मुझे दोषियों का पता लगाने के लिए पुलिस वालों की छानबीन के कुछ हथकंडों का पता है। वो हर कत्ल पर पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस शख्स के मरने का असल फायदा किसको पहुंचेगा। महबूब नगर की पुलिस ने भी इसी तरीक़ाकार की वजह से आशुतोष पर शक किया, जो छानबीन से ठीक साबित हो गया। अगर इसी फॉर्मूले के मुताबिक मैं तुमसे पूछूं कि आशुतोष के पुलिस के शिकंजे में आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा, तो तुम किसका नाम लोगे? मेरे सवाल का जवाब सोचने में सुभाष ने कुछ वक्त लगाया तो मैंने एक और सोचा समझा सवाल फेंका। कहा, अच्छा ये बताओ कि आशुतोष के गिरफ्तार होने और अदालत से लंबी सजा मिलने के बाद उसके गैंग की लगाम किसके हाथ में आएगी? बस पुलिस वालों की छानबीन के तरीकों के मुताबिक आशुतोष की गर्दन फंसने का असल फायदा भी उसे ही मिलेगा और उसी ने तो आशुतोष की मुखबरी की होगी। मेरी बात सुनकर सुभाष चौंका। आपका मतलब है शेखर? मैंने अनजान बनकर पूछा, शेखर वो कौन है? उसने दबे दबे जोश के साथ कहा, वही जो आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद अब गैंग का करता धरता बन चुका है। आशुतोष को लंबी जेल हो गई तो गैंग पर उसका मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। वो पहले ही गैंग का खजांची और हथियारों का इंचार्ज था। महांती से हथियारों की खरीदारी में भी उसी का हाथ था।